चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने पुलवामा और कुलगाम में मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर के आतंकी भी शामिल हैं। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, 4 आतंकी ढेर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, 4 साउथ कश्मीर में मारे गए हैं, 2 पुलवामा में और 2 कुलगाम में। रात के दौरान ही दोनों जगहों पे कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलवामा में तकरीबन 12 बजे के करीब जो है फायरिंग, पहली इनिशियल फायरिंग हुई और कुलगाम में भी रात के दौरान ही फायरिंग हुई और 2 अलग अलग कॉर्डन से आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने दोनों जगहों पे कॉर्डन लॉन्च किया था और उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं पुलवामा और समझा जा रहा है कि दोनों जो है जो मारे गए और वहाँ पे 2 ही मिलिटेंट थे। ऑपरेशन ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है, लेकिन कुलगाम में अभी ऑपरेशन जारी है। कुलगाम में शायद कुछ और मिलिटेंट हो सकते हैं जिनके साथ अभी भी जो है मुठभेड़ इस वक्त नहीं चल रही, लेकिन ऑपरेशन जारी है। 4 मिलिटेंटों के मारे जाने जो है पुष्टि सिक्योरिटी फोर्सेज ने की है और 2 का ताल्लुक जो है लश्कर से बताया जा रहा है, जो कुलगाम के है। और पुलवामा में जो मिलिटेंट मारे गए उनकी आइडेंटिफिकेशन एसिटेंट की जा रही है। फराज, शुक्रिया रिफत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में 4 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया, लेकिन कुलगाम में अभी कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं। हालांकि मुठभेड़ अभी बंद है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने पुलवामा और कुलगाम में मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर के आतंकी शामिल हैं। सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 4 आतंकी को ढेर किया है, जिसमें 2 लश्कर के आतंकी भी शामिल थे। दिल्ली में पेट्रोल ने शतक मार दिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के भी पार चली गई, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस के कई बड़े नेता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर की तरफ मार्च करने पहुंच गए। हालांकि कांग्रेस का मार्च पहुंचने से पहले ही पेट्रोलियम मंत्री के घर से कुछ दूर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें शतक मार चुकी हैं और इसी के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरी है। प्रदर्शनकारी तख्तियां और कांग्रेस पार्टी के झंडे लेकर आगे बढ़ते रहे। तख्तियों पर लिखे नारों में केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की गई। किस आपदा में अवसर आप जो है इतनी भारी रकम टैक्स के रूप में वसूल रहे हैं। लॉकडाउन हुआ था, लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में उदित राज भी शामिल हुए। जनता इनकम टैक्स भी दे, सेस टैक्स भी दे, जनता को फिर मार तो बम गिरा तो। कांग्रेस के नेताओं की फौज गुलाब के फूल लेकर पहुंची, जो पेट्रोलियम मंत्री को देने के लिए लाए गए थे। हालांकि उन्हें पहले से तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने रोक लिया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने से पहले पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई भी पहुंचा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन भारी सुरक्षा बल तैनात होने की वजह से प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। मौजूद है पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर, जहां पर एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ। प्रदर्शनकारी कुछ घंटियां भी लेकर आए, जो वो लगातार बजाते रहे। इसके अलावा वो तख्तियों पर अलग अलग तरह के नारे लिखकर लाए। कुछ तख्तियों पर महंगाई डायन खाए जात है वाला नारा लिखा, तो कहीं केंद्रीय मंत्रियों की पुरानी तस्वीरें लगाई गईं, जिनमें वो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। जिस तरीके से इन्होंने थाली बजवाई थी आज इनके सामने, घंटियां बजा रहे कि जागो धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हें जागना होगा। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटा दिया। प्रदर्शनकारियों से पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई, जब एक युवक को पकड़कर पुलिस ने एक बस में बैठाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जम्मू में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महंगे पेट्रोल के खिलाफ सड़क पर उतरे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। जम्मू में भी पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी लगाने के बेहद करीब हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी होगी, 100 से पार हो गया। जम्मू कश्मीर में अवाम में खर्चा चलाने के लिए, रसोई चलाने के लिए भी पैसा यहाँ पर खत्म हो गए। देश में ऐसे शहरों की गिनती 30 के करीब पहुंच गई है, जहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। और देश की 11 राजधानियां ऐसी हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है, जिनमें पहले नंबर पर भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 58 पैसे हो गई। दूसरे नंबर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जहां 1 लीटर पेट्रोल 107 रुपए 7 पैसे में बेचा जा रहा है। फिर नंबर आता है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 31 पैसे है। चौथा नंबर है हैदराबाद का, जहां 104 रुपए 20 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है।
पांचवा नंबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है, जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 62 पैसे पहुंच चुकी है। और छठे नंबर पर बिहार की राजधानी पटना है, जहां 102 रुपए 40 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां मोबाइल फोन की चोरी के आरोप में एक लड़के को बंधक बनाकर कुछ लोगों ने उसकी खूब पिटाई की। आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि उन लोगों ने आरोपी को एक घर में बंद कर उसे बेल्ट से खूब पीटा। इतना पीटने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने अपने कुत्ते से उसे कटवाया। वो कुत्ता कभी उसके हाथों पर अपने दांत गड़ाता दिखा तो कभी उसके पैरों को काटता नजर आया। जिससे वो लड़का दर्द के मारे छटपटाने लगा, लेकिन उन लोगों का दिल फिर भी नहीं पसीजा। उन लोगों ने इसी तरह काफी देर तक उस लड़के की पिटाई की। बाद में जब इस मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंचने में देर नहीं लगी। लोग निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। बताया गया कि मारपीट करने वाले लोग इलाके के बड़े कारोबारी हैं। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे। दावा किया गया कि प्रदर्शन में भीड़ बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों को बुलाया गया, जिन्होंने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। वहां से सामने आई तस्वीरों में बड़ी संख्या में महिलाएं कांग्रेस नेताओं के पीछे चलती नजर आईं। दावा किया गया कि ये महिलाएं मनरेगा की दिहाड़ी मजदूर थीं, जिन्हें कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए पैसे देकर बुलाया गया। ये जो महिलाएं नरेगा मजदूर है और नरेगा पे साइट पे काम कर रहे थे, वहां से इनको लेकर यहाँ पर आया गया प्रदर्शन के अंदर। जब इन महिलाओं से बात की गई तो इन्होंने भी खुद को मजदूर बताया। मजदूरी करते हो? इनमें कुछ ने तो प्रदर्शन में शामिल होने के बदले दिहाड़ी दिए जाने की बात भी कबूल की। क्या बोले, दे देंगे मजदूरी? 200 रुपया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल इन महिलाओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर चूल्हा रखकर खाना बनाया और महंगाई के विरोध में आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक मामले की जांच करने पहुंची पुलिस के साथ आरोपी के घर वालों ने धक्का मुक्की की। बताया गया कि पुलिस वहां 2 साल पुराने एक केस की जांच के लिए पहुंची थी कि तभी उस मामले का एक आरोपी उनके हत्थे चढ़ गया, जिसे पुलिस अपने साथ पकड़कर थाने ले जाने लगी, लेकिन उसके घर वाले पुलिस से ही भिड़ गए। आरोपी के घर वालों ने एक पुलिस अधिकारी को धक्का भी दिया। वहीं जब दूसरे पुलिस वाले इस हंगामे का वीडियो बनाने लगे तो उस पर भी उन लोगों ने ऐतराज जताया। इस धक्का मुक्की को देखकर वहां भीड़ जुट गई। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने अपने बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां 2 थानों की पुलिस पहुंच गई। तब जाकर हंगामा शांत हुआ, लेकिन पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के परिवार वालों के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई। पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया। कोपा अमेरिका कप के फाइनल में अर्जेंटीना की टीम ब्राजील से भिड़ेगी। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम कोपा अमेरिका कप के फाइनल में पहुंच गई। उसने रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। अब शनिवार को फाइनल में उसका मुकाबला ब्राजील से होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ की चपेट में आए दरभंगा समेत दूसरे इलाकों का हवाई सर्वे किया और नुकसान की जानकारी ली। कोरोना नियमों में ढील के बाद उत्तराखंड में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ पर नैनीताल हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। ऐसे में कोर्ट ने राज्य सरकार को वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार प्रदेश के गांवों में रामचरितमानस का पाठ करवाएगी। इसके लिए रामायण का पाठ करने वाली मंडलियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। निर्देश दिया है कि मानस मंडलियों का पंजीयन करें और उनमें आपस में प्रतियोगिता भी कराएं और उनको पुरस्कार देने की भी व्यवस्था करें। हालांकि बीजेपी ने इस योजना पर प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया। प्रभु राम के शरण में जरूर आए हो, लेकिन प्रभु राम के साथ में छल कपट मत करना जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ की है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य केशव दत्त का कोलकाता में निधन हो गया। वो 95 साल के थे और पिछले काफी समय से कई बीमारियों से जूझ रहे थे। केशव दत्त 1948 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे, जिसने आजादी के बाद पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त उसमें कोई भी यात्री नहीं बैठा था।
लेकिन वो बस अचानक आग की तेज लपटों में घिर गई। देखते ही देखते आग ने उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। ये देखकर वहाँ कई लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी वहाँ आग बुझाने के लिए पहुँच गए। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने बस को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। बताया गया ये बस बरेली से फिरोजाबाद पहुंची थी और फिर उसे आगरा के लिए निकलना था। दिल्ली के उत्तम नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 4 बदमाश दिन दहाड़े एक घर में घुस गए और जमकर लूटपाट की। बताया गया कि ये लोग बिजली कर्मचारी बनकर घर के अंदर घुसे, लेकिन अंदर घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लिया। लूट की इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला, एक बच्ची और एक आदमी वहां बैठे दिखाई दिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, 4 लोग अंदर घुस आए। अंदर आते ही इनमें एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर महिला की तरफ तान दी, जबकि हेलमेट पहने एक दूसरे बदमाश ने चाकू निकाला और वहां मौजूद आदमी को धमकाने लगा। जल्द ही उसने उस आदमी को काबू में कर लिया और फिर जमीन पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसी बीच दूसरे बदमाश ने महिला को पिस्तौल दिखाकर किनारे बिठा दिया और उसके गहने छीनने लगा। बदमाशों को देख वो लोग बुरी तरह सहम गए। ये बेखौफ बदमाश करीब आधे घंटे तक लूटपाट करते रहे। इस दौरान उन्होंने लाखों रुपए के गहने और कैश लूट लिया। 4-5 की ज्वेलरी, 7-8 लाख रुपए कैश। बदमाशों के जाने के बाद परिवार ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने ऐसा हाहाकार मचाया कि बहुत सारे लोग बेघर हो गए। उफान पर आई नदियों ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि लोगों के सामने पलायन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरे ठिकाने की तलाश में निकल गए। मुजफ्फरपुर में नाव पर सवार होकर निकले इन लोगों के खेत पानी में डूब चुके हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो नदी बन गए हों और इसी नदी पर नाव चलाकर लोग अपना नया आशियाना ढूंढने निकले। वहां ये तबाही बूढ़ी गंडक नदी ने मचाई। पिछले कुछ दिनों में नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि चारों तरफ समंदर जैसा मंजर दिखने लगा। पानी में हजारों घर डूब गए, जिनका केवल ऊपरी हिस्सा नजर आया। नौबत ये आ गई कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। खाने पानी का स्थिति इतना खराब है कि लोग भूखे 4 लाइन पर बैठे रह जा रहा है। कुछ मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं तो भूखे बच्चा तो और भी मतलब बदतर स्थिति हो गया है बच्चा। अनुमान है कि मुजफ्फरपुर में करीब 10,000 लोग बाढ़ में फंस गए हैं, जिनमें कई परिवार सरकार की ओर से दी गई नावों की मदद से ऊंची जगहों पर पहुंचे और टेंट लगाकर रहने लगे। कुछ यही हाल बिहार के बगहा का भी है, जहां मसान नदी बर्बादी का दूसरा नाम बनती दिख रही है। वहां इस नदी के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों में तबाही मच गई और लोग अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर हो गए। नदी किनारे बने इन घरों में रहने वाले लोगों के सर पर घर डूबने का खतरा मंडराने लगा, इसलिए उन्होंने इन्हें तोड़ा और दूसरी जगह बसने की तैयारी करने लगे। तोड़ के दूसरी जगह बस रहे हैं। अब वहाँ जाएंगे, तिरपाल टांग के रहेंगे। इन लोगों का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा दिखा। नया ठिकाना ढूंढने तक आसपास के लोगों ने इनकी मदद की। अभी तक जन बा कम से कम 60 घर के लोग जन बाटे यहाँ से पलायन कर गए बटे। बगहा में मसान नदी का पानी लोगों को डरा रहा है, लेकिन मजबूरी और जिंदगी की जद्दोजहद में कई लोग इसे तैर कर पार करते नजर आए। मसान की तेज धार ने प्रशासन के इंतजामों की भी पोल खोल दी, क्योंकि उसकी तरफ से कटाव रोकने के लिए जो भी व्यवस्था की गई वो नाकाफी साबित हुई। बाढ़ ने बिहार के कई जिलों में लोगों को बेघर ही नहीं किया, बल्कि उनकी जिंदगियों को भी दांव पर लगा दिया। पूर्वी चंपारण में बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में एनडीआरएफ के पसीने छूट गए और पहले उन्हें गांव में घाट पर लिटाकर नाव के जरिए नदी पार लाया गया और फिर उसी घाट पर लेटे लेटे वो अस्पताल पहुंचे। जिंदगी की जंग की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सीतामढ़ी के बरौनी गांव से भी आईं, जहां एक बुजुर्ग शख्स को बीमार पड़ने पर घाट पर लिटाकर नाव तक लाया गया। नाव से नदी पार करने के बाद बुजुर्ग को ऑटो से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां कई साल से नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन समय बीता और पुल नहीं बना। नतीजा ये हुआ कि बाढ़ आने पर हर साल लोग यूं ही परेशान होते रहे और वहाँ के लोग टोटल 3 किलोमीटर पैदल आने के बाद इसी नदी से उनको उतरना पड़ता है। इस बीच समस्तीपुर में बागमती नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहां करीब 12 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के उन जिलों का हवाई दौरा किया जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। रूस के सोची इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां आई भीषण बाढ़ अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गई।
जिसके बाद खूबसूरत दिखने वाले शहर की रंगत ही बदल गई। पूरे शहर में मलबे और बाढ़ से आए कचरे का ढेर इकट्ठा हो गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तबाही साफ देखी गई। शहर में आई बाढ़ ने घरों के साथ दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि लोग घरों से कीचड़ बाहर निकालते नजर आए, तो वहीं सड़क पर पार्क किए गए वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा। प्रशासन लगातार राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है, लेकिन बाढ़ के बाद तबाही का दौर अभी थमा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का मॉनसून सत्र 2 अगस्त से शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर की कैबिनेट में इस बात का फैसला भी लिया गया कि राज्य में कोरोना नियमों की वजह से लगाई गई पाबंदियों में और ढील दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जीनोम की जांच करने वाली एक लैब का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने सुविधा को लोगों के लिए बेहद फायदेमंद बताया। दिल्ली के लोगों को इससे बहुत फायदा होगा और मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल को, डॉक्टर सुरेश को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार करने का दावा किया। साथ ही ये भी बताया कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आतंकी संगठन से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और दावा किया कि इस फैसले से देश का विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो उनका सपना था, उसके अनुरूप नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर मंडी में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। इस दौरान मिठाई बांटी गई और जमकर आतिशबाजी की गई। दिल्ली के मंगोलपुरी और कीर्तिनगर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर 94 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग यहां अमेरिकी नागरिकों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पटना में एक शादी समारोह के दौरान उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब दूल्हे की पहली पत्नी वहां पहुंच गई। हंगामा करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले उसे धोखे से तलाक दिया गया था और अचानक उस जगह पहुंच गई जहां उसका पति दूसरी शादी रचा रहा था। महिला ने वहां मौजूद लोगों की कोई परवाह नहीं की और आओ देखा ना ताओ अपने पति को लताड़ना शुरू कर दिया। मेरे घर के रहते में इसने डिवोर्स फाइल किया है मुझ पे 2017 में। कितना बड़ा धोखेबाज है। जिसके बाद शादी के रंग में भंग पड़ गया। हंगामा बढ़ा तो दुल्हन भी कमरे से बाहर आ गई। उसे जैसे ही इस बारे में पता चला वो शोर मचाने लगी। जिस शख्स पर पहली पत्नी को धोखे से तलाक देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगा वो पटना के नामी ग्रामी परिवार से ताल्लुक रखता है। उसकी एक 8 साल की बेटी भी है। हंगामे के दौरान उसकी पहली पत्नी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार चीख कर ये बात कही और उसे खूब बेइज्जत किया। थोड़ी भी शर्म नाम की चीज है कि बेटी है तुम्हारी 8 साल की, याद भी है या भूल गए? ना तुम्हें याद है ना ही तुम्हारे पूरे परिवार को याद है। मामला गंभीर था, लिहाजा शादी में मौजूद दूल्हे के एक रिश्तेदार ने बात संभालने की कोशिश की। शुरुआत में दूल्हे ने भी तीखे तेवर दिखाकर खुद को सही साबित करना चाहा। 3 साल के बाद उनकी नींद खुली है। एक मिनट, सिद्धार्थ शांति। लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और उसकी पहली पत्नी ने उसकी बोलती बंद कर दी। उसने अपने ससुराल वालों को भी खरी खरी सुनाई। 8 साल की बेटी है मेरी, क्या भविष्य होगा उसका? महिला के साथ पहुंची जन अधिकार पार्टी की नेता ने भी उसका खूब साथ दिया। जम्मू से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां कुछ डॉक्टरों ने सब्जियों और फलों की रेहड़ी लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन डॉक्टरों का आरोप है कि पिछले कई सालों से सरकार ने डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर की भर्तियां नहीं निकाली, जिसका विरोध जताने के लिए वो सड़क पर सब्जी बेचने उतर गए। सामने आई तस्वीरों में कई डॉक्टर सड़क के किनारे रेहड़ी लगाकर सब्जियां और फल बेचते दिखाई दिए। पीपीई किट पहने इन डॉक्टरों ने लोगों को बुला बुलाकर सामान बेचा। लोग भी इनसे सब्जियां और फल खरीदते दिखाई दिए। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पिछले 13 साल से डेंटिस्ट की भर्ती नहीं हुई है। 13 साल हो गए कि हम लोगों की एक भी पोस्ट नहीं निकली है। दांतों के इन डॉक्टरों ने सरकार से उन्हें नौकरी देने और हर साल भर्तियां निकालने की भी मांग की। केंद्र सरकार की चेतावनी के बावजूद घूमने फिरने की जगहों से सैलानियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया तो ढील खत्म करके फिर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। लेकिन इसका असर उन लोगों पर होता बिल्कुल नहीं दिखा जो घर से कहीं दूर मौज मस्ती में व्यस्त हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार से भी सामने आईं, जहां हर की पैड़ी गंगा घाट पर पहुंचे लोगों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कोरोना नाम की महामारी अब भी हमारे सिर पर मंडरा रही है।
वहां मौजूद कोई एक शख्स ऐसा नजर नहीं आया जिसने मास्क लगाया हो। ये तस्वीरें ऐसी लगीं जैसे लोग करीब 1.25 साल पहले के वक्त में जी रहे हों। नदी में डुबकी लगाते लोग, न एक दूसरे से फासला और न किसी में कोरोना के फैलने का डर। ये नज़ारा जुदा नज़र आ रहा है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोरोना का खौफ तो लोगों में नहीं दिखा। हाँ, कैमरे के डर ने जरूर एक बुजुर्ग के मुंह को गमछे से ढकवा दिया। मास्क तो उनके पास था नहीं, लेकिन सावधानियां बरतने की बातें उन्होंने जरूर की। और ये तो खतरा इनको मोल लेना है, सरकार कहाँ पीछे घूमेगी। कुछ इसी तरह के हालात ऋषिकेश में भी देखने को मिले। घाटों पर भीड़, बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं, कोरोना नियमों की पूरी तरह अनदेखी, सड़कों पर जैम और ज्यादातर होटल के कमरे फुल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस में हिरासत में लिए गए एक लड़के की मौत के दूसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ। इस बार लोग इसलिए भड़के क्योंकि उसके एक दूसरे साथी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। एक दिन पहले चोरी के आरोप में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया था, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने लड़कों को इतनी बुरी तरह पीटा कि जिस वजह से एक लड़के की जान उसी दिन चली गई थी। और दूसरे की हालत गंभीर होने की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली, वो लोग फिर ज्वालामुखी की तरह भड़क उठे। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सड़क पर टायर जलाकर उस रास्ते को जैम कर दिया। यही नहीं, उन्होंने बल्लियों और बड़े बड़े पत्थरों से सड़क ब्लॉक कर दी। वहां सड़क पर कई चीजें बिखरी भी मिली, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वहां तोड़फोड़ भी की गई। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान बड़ी तादाद में उनके बीच पहुंचे। उन्होंने विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की कि उनके ऐसा करने से माहौल बिगड़ सकता है। आप लोग यहाँ पे 2 बात बोलेंगे, वहाँ पे अफवाह फैल जाएगा कि हाँ वो मर ही गया। इससे पहले गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया। उनकी काफी देर तक उनसे तू मैं हुई। वो उनकी एक सुनने को राजी नहीं दिखे। लोगों में गुस्सा इतना भर चुका था कि वो पुलिस का रास्ता रोकने से भी नहीं चूके। जैसे तैसे मामला बातचीत तक पहुंचा। धीरे धीरे उन लोगों को शांत किया गया। हालांकि इलाके में अच्छी खासी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान अब भी तैनात हैं, ताकि आगे फिर हंगामे की नौबत न आए। गुजरात के वापी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। गुजरात के वापी में एक ही परिवार के कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने बताया कि ये वीडियो अप्रैल महीने का है और इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को 22 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सेना ने भी उन्हें याद किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने बत्रा टॉप के ऊपर से सुखोई 30 लड़ाकू विमान से उड़ान भरकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी कारगिल युद्ध के समय विक्रम बत्रा के कमांडिंग ऑफिसर थे। निमोनिया के इलाज के बाद नसीरुद्दीन शाह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसकी जानकारी उनके बेटे विवान ने सोशल मीडिया पर दी। खबर है कि घायल शुभमन गिल को बीसीसीआई ने स्वदेश बुला लिया। हालांकि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि उनकी जगह कौन इंग्लैंड जाएगा। दिल्ली के पालम गांव में एक महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मारी गई महिला के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस महिला से उसके आरोपी भतीजे ने कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की और उनके सामने आदिवासी समुदाय की महिलाओं का मुद्दा उठाया। किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में गई इन महिलाओं का वहां शोषण होता है। ऐसे में उन्होंने अजय माकन से अपील की कि वो सीएम अशोक गहलोत से इस मामले पर बात करें। यहाँ मजदूरी की ओट में बड़े पैमाने पर बच्चियों की खरीद फरोख्त हो रही है। असम के डिब्रूगढ़ से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ने से वहां बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से गांव के गांव पानी में डूबे दिखाई दिए। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थीं, वहां अब नाव चल रही हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। गांव में पानी ने इतनी जोरदार दस्तक दी है कि लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। पानी से बचाने के लिए घरों को बांस की बल्लियों के सहारे ऊपर उठा दिया गया, ताकि कम से कम रोजमर्रा के कामों को किया जा सके। बताया जा रहा है कि इन गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया, जिससे ये लोग जंगली फल और सब्जियां खाने को मजबूर हो गए। 7 दिन से यहाँ पे अफेक्टेड हुआ है बाढ़ का। 12,000 पीपल रहते हैं यहाँ पे। हालात ऐसे हैं कि जो घर अब तक बचे हुए हैं, उनमें रहने वाले लोग किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन के उत्तरी मध्य इलाके से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जंगल में इतनी भीषण आग लग गई कि उसके आसपास रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो गए। जंगल में लगी आग ने देखते ही देखते एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया।
जिसकी वजह से पूरे इलाके में धुएं का गुबार इतनी तेजी से फैला कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां वहां भेजी गईं। इसके साथ ही एक छोटे विमान को भी आग पर पानी डालने के काम में लगाया गया। लेकिन तेज हवाओं ने दमकल कर्मियों का काम और बढ़ा दिया। बताया गया कि वहां के प्रशासन ने एहतियातन जंगल के आसपास बने सैकड़ों घर खाली करा लिए ताकि कोई आदमी इस आग की चपेट में ना आ जाए। दिल्ली के नागलोई से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें फैक्ट्री के अंदर से आग की जबरदस्त लपटें उठती हुई दिखाई दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आग से निकल रहे धुएं ने किस तरह आसपास के इलाके को पूरी तरह से ढक लिया। बताया गया कि फैक्ट्री में तेजी से आग पकड़ने वाला केमिकल रखा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और उसने फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कई दमकल कर्मी लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। काफी देर की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सिख समुदाय के कुछ लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हाल ही में श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ सांबा में सिख समुदाय के ये लोग सड़क पर उतर आए और जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर ये सभी प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए वहां के कई इलाकों से गुजरे। जो तख्तियां उन्होंने पकड़ रखी थी उनमें लव जिहाद के विरोध में नारे लिखे दिखाई दिए। साथ ही इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग भी की गई। हमारी बेटियां हो चाहे हिंदू की बेटियां हो, जो जरूरी है कि कानून बनना ही चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लग गया, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने यूपी के सुल्तानपुर में कई गांवों का दौरा किया। यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों की समस्याएं सुनी और ग्राम प्रधान और लेखपाल से गांव वालों की मांगों पर काम करने की अपील की। मैं चाहती हूँ कि एक प्रधान अब ईमानदारी से काम करें। अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद यूपी के सोनभद्र में उनके समर्थकों ने सड़कों पर जुलूस निकाला और मिठाई बांटकर खुशी जताई। यूपी के शिकोहाबाद बस स्टेशन में खड़ी एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हादसे के समय गनीमत ये रही कि बस में कोई यात्री नहीं था। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा लेकर बिहार के समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस के बहाने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया। आपने मेरे ही परिवार के एक सदस्य को मंत्री बनाने के लिए आपने अपने पार्टी के नेताओं को आपने इग्नोर किया। दरभंगा धमाके की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर यूपी के कैराना में छापेमारी की। बताया गया कि अब तक वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार के गोपालगंज में संविदा पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से अपनी मजबूरी का हवाला देते हुए तनख्वाह देने की गुहार लगाई। लंदन में हुए यूरो 2020 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन को हराकर इटली फाइनल में पहुंच गया। रोमांचक फुटबॉल मैच के पेनल्टी शूटआउट में इटली की टीम ने स्पेन को पछाड़ दिया और 4-2 से जीत हासिल कर ली। इसके बाद तो इटली के फैंस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हालांकि इटली की जीत से पहले उसके समर्थक काफी तनाव में दिखे, लेकिन जैसे ही इटली ने गोल किया ऐसा लगा जैसे खुशी बिजली का करंट बनकर उसके फैंस के शरीर में दौड़ पड़ी। चार साल में एक बार होने वाली इस फुटबॉल चैंपियनशिप का गवाह बनने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर राजधानी रोम की सड़कों पर लगी बड़ी-बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए जुट गए। जैसे ही इटली की टीम जीती, उसके फैंस के अंदर जोश ने सुनामी बनकर ऐसे हिलोरे मारे कि वो खुशी में एक दूसरे से लिपट गए। यहां तक कि कुछ तो एक दूसरे की गोद में ही चढ़ गए। वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे। सेमीफाइनल में जगह पक्की हुई तो रोम की सड़कों पर चारों तरफ इटली के झंडे लहराने लगे। लोगों ने बीच सड़क पर अपने देश का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। सिर्फ रोम ही नहीं, इटली के जो फैन लंदन में सेमीफाइनल देखने पहुंचे, उनके सिर पर तो अपनी टीम की जीत का नशा चढ़ा नजर आया।
अब 11 जुलाई को लंदन में ही यूरो 2020 का फाइनल मैच खेला जाएगा। यूएई के दुबई के जेबेल अली बंदरगाह पर अचानक एक तेज धमाका हो जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि धमाका एक जहाज में रखे कंटेनर में हुआ, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि अचानक आग का एक बड़ा गोला आसमान में उठा। इस धमाके की आवाज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। धमाके के बाद उस कंटेनर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद जेबेल अली बंदरगाह पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया कि जिस जहाज के कंटेनर में धमाका हुआ वो थोड़ी ही देर पहले बंदरगाह पर पहुंचा था। हालांकि आग लगते ही वहां मौजूद दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और उसे बुझाने में जुट गईं। अच्छी बात यह रही कि इतने बड़े धमाके और भीषण आग लगने के बावजूद कोई आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। कोरोना नियमों का पालन नहीं होने की वजह से बंद करवाया गया दिल्ली का लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट 2 दिन बाद फिर खुल गया। बाजार में दुकानें खुल तो गईं, लेकिन वहां प्रशासन की सख्ती बरकरार रही। बीती रात ही जिला प्रशासन की तरफ से मार्केट खोलने का आदेश जारी किया गया था, जिसके अगले दिन बाजार पहुंचकर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के शटर उठा दिए। मार्केट खुलनी शुरू हुई है 2 दिन के बाद। 2 दिन की पाबंदी यहाँ पर लगाई थी। बाजार में शोर शराबा उस वक्त होने लगा जब लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेंद्र डावर वहां पहुंचे और उन दुकानदारों पर बरस पड़े जिन्होंने मना करने के बावजूद पहले की ही तरह अपने सामान को दुकान के बाहर डिस्प्ले पर लगा दिया था। किसी भी दुकान के बाहर भीड़ न जुटे, इसलिए ये फैसला लिया गया था। एक बार आप लोगों को बोलिए, एक पीस भी बाहर नहीं रहेगा, आपको समझ नहीं आती। बाजार खुलने के बाद प्रशासन के कुछ अधिकारी और सिविल डिफेंस के लोग भी वहां पहुंचे और ये देखा कि कहीं फिर से मार्केट में कोरोना नियमों को तोड़ा तो नहीं जा रहा। दुकानों को हम सील करेंगे फिर। अच्छा, जो भी नहीं मानेगा। इस बीच दुकानदारों ने ये भरोसा दिया कि अब उनकी दुकानों पर कोरोना नियमों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पूरा कोशिश करेंगे कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, ना हमारे को कोई दिक्कत हो। कुछ दुकानों के बाहर सैनिटाइजर रखा दिखा, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फर्श पर स्टिकर भी चिपके नजर आए। अफ्रीकी देश केन्या में लॉकडाउन से लोग इतने त्रस्त हो गए कि उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और पुलिस से ही भिड़ गए। कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे केन्या में 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिस पर लोगों का सब्र जवाब दे गया और वो राजधानी नैरोबी में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पुलिस ने भी मोर्चा खोला और झड़प शुरू हो गई। फिर तो पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की और अंधाधुंध आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। उसने लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में पटका। हालांकि इससे पहले लोग आराम से नाच गाकर लॉकडाउन खत्म करने की मांग उठा रहे थे, लेकिन फिर बात बिगड़ गई और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा की भेंट चढ़ गया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम नतीजे बताने की मांग पर जोरदार हंगामा हुआ। वहां पिछले महीने हुए चुनाव में लेफ्ट के उम्मीदवार पेड्रो कास्टिलो और राइट विंग की प्रत्याशी केको फुकिमोरी के बीच कांटे की टक्कर रही, जिसके अंतिम नतीजों का अब तक ऐलान नहीं हुआ। और इसी बात से नाराज कास्टिलो के समर्थक राजधानी लीमा की सड़कों पर उतर आए। इस दौरान राष्ट्रपति उम्मीदवार पेड्रो कास्टिलो के समर्थकों ने खास मार्च निकाला, जिसमें ये लोग हाथों में झंडे और बड़े बड़े बैनर थामे दिखे, जिन पर उनके नेता के समर्थन में कई संदेश लिखे हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच मार्च करते लोग कास्टिलो का पोस्टर भी पकड़े नजर आए। म्यूजिक, शोर शराबे और नारेबाजी के साथ आगे बढ़ते प्रदर्शनकारियों ने चुनाव में पेड्रो कास्टिलो की जीत का दावा किया। वहीं महीने भर से चुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रहे केको फुकिमोरी के समर्थकों ने पेरू की सुप्रीम कोर्ट के बाहर टेंट लगाकर डेरा जमा लिया, जिनसे फुकिमोरी खुद मिलने भी पहुंची। वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों को जीत का भरोसा दिलाया और उनका हौसला बढ़ाती नजर आई। असल में पेरू में अब तक हुई वोटों की गिनती में दोनों उम्मीदवारों के बीच 19-20 का ही अंतर है और मुट्ठी भर वोटों से पीछे चल रही फुकिमोरी और उनके समर्थक लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, जिससे अंतिम नतीजे आने में देरी हो रही है। मैं हूं किशोर रजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।